हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विश्व इतिहास का एक और टॉपिक, यूनान की सभ्यता। मित्रों, यूनान की जो सभ्यता है वो विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस सभ्यता के अंदर कई ऐसे फैक्ट जानने को मिलेंगे जिनसे सीधे सीधे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की जो परीक्षा है उसके ऑप्शनल पेपर में यूनान की सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं मित्रों। इसी तरह जहाँ जहाँ जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में विश्व इतिहास है, यूनान की सभ्यता मोस्ट है मित्रों। तो यूनान की सभ्यता के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों, जानते हैं यूनान की सभ्यता के बारे में। मित्रों, यूनान की सभ्यता को एजियन सभ्यता भी कहा जाता है। एजियन सभ्यता। मित्रों, यूनान की सभ्यता के बारे में जाने तो सबसे पहले हमें यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पता होना चाहिए। मित्रों, यूनान जो है इसको ग्रीस भी कहा जाता है, ग्रीस। और ये मित्रों यूरोप जो महाद्वीप है उसके दक्षिण पूर्व में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में पड़ता है। और मित्रों, इसका यूनान नाम कैसे पड़ा ये जानना बहुत ज़रूरी है, या इसको ग्रीस क्यों कहा जाता है ये भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। मित्रों, यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित यूनान जो है वो एक प्रायद्वीप है, एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है मित्रों? ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जिसके तीन ओर से जल से घिरा हो। जैसे भारत का जो दक्षिण का जो हिस्सा है उसको हम दक्षिणीय प्रायद्वीपीय प्रदेश कहते हैं। तो भारत का जो ये हिस्सा है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके एक ओर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इस तरह मित्रों पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारतीय महाद्वीप या जिसको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती थी प्राचीन काल में, या आज हम जिसे भारत की मुख्य भूमि कहते हैं, उसका जो दक्षिणी हिस्सा है उसको प्रायद्वीपीय पठार की संज्ञा दी जाती है। तो क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जो क्षेत्र दक्षिणी भाग है, जो भारत का स्थलीय भाग, वो बिल्कुल पठारी है। उसकी जो प्रकृति है वो पठारी है, उसमें जगह जगह पठार है, जैसे छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार। इस तरह ये यहाँ की जो भूमि है दक्षिणी भाग की वो पठारी है और ये जो भूमि है वो तीन ओर से पानी से घिरी हुई है। इसी तरह मित्रों, प्रायद्वीप के बारे में हमें पता लगता है कि प्रायद्वीप वो स्थलीय भाग है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। मित्रों, यूनान में क्या था कि एक ऊंचा पहाड़ था, ऊंचा पहाड़ जिसको हेलास कहा जाता था। इस हेलास के नाम पर ही इसका नाम जो था वो ग्रीस हो गया। मित्रों, यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो स्वयं को आर्य कहते थे। आर्य के बारे में मित्रों, जब हम इंडियन हिस्ट्री में वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आर्यों का जिक्र आता है कि वैदिक सभ्यता की स्थापना करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? आर्य थे। और ये जो आर्य है इनके बारे में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं कि ये कहाँ से आए, विदेश से आए। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत के ही रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पर यूनान में जो आर्य हैं, ये यूनान के जो रहने वाले लोग थे या यूनान की जो प्राचीन सभ्यता थी वो भी स्वयं को आर्य कहते थे वे लोग। और आर्यों ने ये जो ऊंचा पहाड़ था हेलास, इसके नाम पर ही यूनान का जो नाम है वो ग्रीस रख दिया। यूनान के पूर्व में मित्रों एजियन सागर है, एजियन सागर। इसके पश्चिम में मित्रों आयोनीन सागर, ये तो पूर्व हो गया। और मित्रों पश्चिम में क्या है? आयोनीन सागर। इसलिए दो ओर से तो ये समुद्र से घिरा है। और मित्रों इसके जो दक्षिण में भी गहरे समुद्र का जो भाग है इसके दक्षिण में भी है, यहाँ भी पानी है। तो ये क्या है? तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यूनान क्या है? प्रायद्वीप है मित्रों।
यूनान की सभ्यता को एजियन सभ्यता भी कहते हैं मित्रों। और यहाँ के जो लोग थे समय को हेलन कहते थे। हेलेन क्यों कहते थे? हेलेन कहना पसंद करते थे। हेलेन से तात्पर्य था यूनानी, यानी कि इनकी भाषा में यूनानी जो शब्द है उसको हेलेन कहते थे। मित्रों, यूनानी शब्द को प्रकाश में लाने का श्रेय हेनरिक स्लोमैन को जाता है। हेनरिक स्लोमैन। इसकी जो प्राचीनतम हमें जानकारी है वो इन व्यक्ति एक पुरातत्व इतिहासकार जिनका नाम था हेनरी स्लोमैन, इनके द्वारा यूनानी सभ्यता को प्रकाश में लाया गया। मित्रों, अब हम यूनान का भौगोलिक विभाजन देखते हैं। मित्रों, गौर से देखिए तो यूनान का जो उत्तरी भाग है इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से? पहला था थीमेस, फिर था एपिरस, और तीसरा जो क्षेत्र है मित्रों वो है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया ये इसके उत्तरी भाग में आते हैं यूनान के। इसके मध्यवर्ती भाग में सिर्फ एक ही क्षेत्र आता है जिसका नाम है एथेंस। मित्रों, ये यूनान के नगर राज्य थे एथेंस और स्पार्टा। मित्रों, इसके दक्षिण में जो क्षेत्र है वो है स्पार्टा। इस तरह ये जो यूनान है इसका संपूर्ण भौगोलिक विभाजन मित्रों, ये उत्तर का पार्ट है, ये दक्षिण का, और ये है पूर्व का। इसके बाद मित्रों भौगोलिक विभाजन जानने के बाद हम जानते हैं कि यूनान की जो सभ्यता है उसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो मित्रों इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इन 3 भागों के मित्रों अलग अलग नाम है और इन तीनों ही भागों का अलग अलग कालक्रम है। जैसे हेलाडिक, पहला जो काल है उसको हेलाडिक काल कहा गया है। इस सभ्यता का पहला जो काल है इसको हेलाडिक सभ्यता भी कहा जाता है मित्रों। इसका जो टाइम पीरियड है मित्रों वो है 3000 ईस्वी पूर्व से 3000 बीसी से 1100 बीसी। अब मित्रों 3000 ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो यूनान की सभ्यता का पहला काल माना जाता है जिसको हेलाडिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इसका शाब्दिक हेलाडिक का शाब्दिक अर्थ है यूनान की सभ्यता। हेलाडिक का क्या अर्थ है? यूनान की सभ्यता। हेलाडिक का शाब्दिक अर्थ है मित्रों यूनान की सभ्यता। इस काल में मित्रों यूनान की सभ्यता को क्रीट, क्या नाम दिया गया? क्रीट या मायोसीन सभ्यता कहा गया। क्रीट या मायोसीनियन सभ्यता कहा गया। इस काल में मित्रों राजा जो था यूनान का जो राजा था हेलेनिक काल में वो मिनोस की उपाधि लेता था। इस काल में राजा को एक उपाधि दी जाती थी जिसे मिनोज कहा जाता था। राजा की उपाधि जिसे क्या कहा जाता था? मिनोज कहा जाता था। हेलेनिक काल में यूनान में राजा जो उपाधि लेता था उसको मिनोज कहा जाता था। और इसमें मित्रों इस सभ्यता को 2 और नामों से पुकारा जाता था। किन किन नामों से? क्रीट व माइसेनियन सभ्यता। मित्रों, क्रीट में कपड़ा बनाने का जो कारखाना होता था, क्रीट कहा जाए इस सभ्यता को या माइसेनियन सभ्यता। मित्रों, क्रीट जो सभ्यता थी उसमें कपड़ा बनाने का जो कारखाना था उस पर रानी या महारानी का अधिकार होता था। कपड़ा बनाने का कारखाना, इस पर किसका अधिकार होता था मित्रों? और महारानी का, यूनान की जो महारानी थी उसका अधिकार यानी कि कपड़ा बनाने के कारखाने का अधिकार किसके पास था या किसके नियंत्रण में था? कपड़ा बनाने का कारखाना महारानी के पास था। मित्रों, क्रीट की जो महिलाएं थी वह मुक्केबाज
और सांडों से लड़ाई की प्रतियोगिता में हिस्सा लेती थी। मित्रों, इतनी बहादुर थी यहाँ की महिलाएं, महिलाएं ही इतनी बहादुर थी कि वे सांडों से लड़ाई करती थी। सांडों की लड़ाई की जो प्रतियोगिता होती थी उसमें हिस्सा लेती थी और मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेती थी। तो इस बात से पता लगता है कि जब यहाँ की महिलाएं इतनी ताकतवर, इतनी बहादुर थी, तो पुरुष कैसे होंगे। तो मित्रों, इसके बाद हम जानते हैं कि क्रीट के लोगों ने पत्थर के थिएटर बनाए थे। मतलब उस टाइम में भी मनोरंजन के साधन इन्होंने इजाद कर लिए थे और इन लोगों ने दिमाग लड़ाकर मित्रों पत्थर के थिएटर बनाए। थिएटर थिएटर में सिनेमा हॉल, ये एक तरह से मित्रों मनोरंजन के साधन थे जहाँ पर सार्वजनिक समारोह व नाटक का आयोजन होता था। तो मित्रों, इसमें नाटक का आयोजन होता। क्रीट में मित्रों री नामक देवी की पूजा होती थी। ये री नामक एक देवी थी जिसकी पूजा होती थी और ये क्या एक प्राकृतिक की या देवी की मातृ शक्ति के रूप में मानी जाती थी। यानी कि ये लोग भी प्रकृति को माता मानकर या मातृ शक्ति के रूप में पूजते थे और ये री जो थी एक प्राकृतिक शक्ति थी जिसको मातृ शक्ति मानकर उसकी पूजा की जाती थी। मित्रों, मंदिरों में भी पुजारी के स्थान पर महिला पुजारी ने हुआ करती थी। यानी कि यूनान की जो सभ्यता थी वहाँ पर महिलाओं का विशेष स्थान था। देखा जाए इवन तो महिलाएं पुजारी थी। महिलाएं इतनी बहादुर थी कि वो मुक्केबाजी और सांडों की लड़ाई की प्रतियोगिता में हिस्सा लेती थी। तो मित्रों, इन वक्तव्यों से पता चलता है कि यूनान का जो समाज था, जो यूनान की प्राचीन सभ्यता थी, उसमें महिला का स्थान जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था या उच्च स्थान था। उसके बाद मित्रों दूसरा जो काल आता है यूनान की सभ्यता में, उसे कहते हैं हेलेनिक काल। हेलेनिक काल, ये जो हेलेनिक काल था इसका टाइम पीरियड था मित्रों 1100 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व। 323 ईस्वी पूर्व। इस काल में मित्रों यूनान में छोटे छोटे राजतंत्रों का विकास हुआ। इस काल में जो यूनान था वो छोटे छोटे राजतंत्रों में बंट गया, राजतंत्रों में बंट गया। मित्रों, हेलेनिक जो सभ्यता है, इस सभ्यता हेलेनिक शब्द का अर्थ भी मित्रों यूनान की सभ्यता है। क्या अर्थ है इसका? यूनान की सभ्यता। हेलेनिक शब्द जो है मित्रों इसका अर्थ है यूनान की सभ्यता। हेलेनिक का क्या अर्थ है? यूनान की सभ्यता। तो इसके बारे में जब हम आगे जानते हैं तो पता चलता है कि इस टाइम में क्या हुआ था कि यूनान जो है वो छोटे छोटे राजतंत्रों में विभक्त हो गया था और इसीलिए मित्रों यूनान को क्या है सभ्यताओं का घर कहा जाता है। यूनान को क्या कहा जाता है? यूनान को सभ्यताओं का घर कहा जाता है। सभ्यताओं का घर कहा जाता है। मित्रों, हेलेनिक सभ्यता को नगर राज्यों का भी युग कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में क्या हुआ कि यूनान में बहुत से नगर राज्यों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ या नगर राज्यों का विकास हुआ, इसलिए हेलेनिक काल को नगर राज्यों का युग भी कहा जाता है। इस काल में मित्रों हम देखते हैं कि फारस के साथ यूनान का संघर्ष होता है। पेराक्लीज युग का जो उल्लेख है वो भी हम इसी काल में देखते हैं। इस काल में मित्रों क्या था? राजतंत्र तो था लेकिन राजा जो था वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं था। स्वतंत्र मतलब उसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी अपने शासन प्रशासन में। वो क्या निरंकुश नहीं हो सकता था मित्रों, उसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं थी।
अपना शासन चलाने के लिए निम्न संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे पहली संस्था हम जानते भील। ये मित्रों भील जो संस्था थी वो उच्च वर्गीय लोगों की संस्था थी और ये उच्च वर्गीय लोग जो थे वो राजा को परामर्श दिया करते थे और राजा उनको मानता भी था। ये एक परिषद थी उच्च वर्गीय लोगों की। अब दूसरी जो संस्था है जो राजा पर नियंत्रण रखती थी इसका नाम है अगोरा। मित्रों ये जो संस्था है आपको मैं बता रही हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिए या इन्हें अच्छी तरह से याद कीजिए क्योंकि इनसे प्रश्न आना पेपर में स्वाभाविक है। ये स्वतंत्र नागरिकों की या आम नागरिकों की एक सभा होती थी, सभा। और ये क्या थी मित्रों, इसकी कोई ज्यादा पावर नहीं थी, राजनीतिक संस्था थी। इस संस्था को केवल सुनने व सहमति देने का अधिकार होता था। ये राजा की बात सुनती भी थी और राजा की बात पर सहमति भी देती थी। इसके पास केवल इतना ही अधिकार था, एक प्रकार से राजनीतिक संस्था थी। अब मित्रों तीसरा जो काल है यूनान की सभ्यता का वो है हेलेनिस्टिक काल या इसको हेलेनिस्टिक सभ्यता भी कहते हैं। और मित्रों इसका जो टाइम पीरियड है वो है 323 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व। मित्रों इस सभ्यता में कुछ खास बातें क्या हुई उनके बारे में जानते हैं। इसको मित्रों जो हेलेनिस्टिक है इस शब्द का अर्थ है यूनानियों से प्रभावित सभ्यता। यूनानियों से प्रभावित सभ्यता। इस सभ्यता में मित्रों यूनान जो राज्य था, नगर राज्य थे यूनान के, वो सभी रोमन साम्राज्य के अंग बन गए। रोमन साम्राज्य के अंग बन गए। मित्रों आगे हम पढ़ेंगे रोम की सभ्यता के बारे में, तब हम पूरी तरह जान पाएंगे कि ये जो यूनान की सभ्यता थी वो रोमन साम्राज्य का अंग कैसे बन गई। मित्रों इसलिए कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यूनान की सभ्यता, लोग कहते हैं कि यूनान की सभ्यता का पतन हो गया, यूनान की सभ्यता का पतन हो गया इस काल में। लेकिन एक्चुअल में जो रोम की सभ्यता थी उसने यूनान की सभ्यता को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। तो मित्रों ये पतन नहीं हुआ था बल्कि रोमन सभ्यता के अंदर ये मिल गई थी, बिल्कुल आत्मसात हो गई थी। इसीलिए यूनान की सभ्यता का यहाँ अलग से कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। ड्यूरेंट नाम के एक इतिहासकार हुए हैं मित्रों, एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने यूनान की सभ्यता के बारे में कहा कि मशीनों को छोड़कर हमारी संस्कृति का कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसका उद्गम यूनान में नहीं हुआ। हमारी संस्कृति की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी प्रेरणा हमें यूनान से न मिली। तो मित्रों इनकी दृष्टि में यूनान की जो सभ्यता है उनको उसकी विश्व में बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है। इसने विश्व को एक नया विचार दिया, नई सोच दी और कई ऐसी चीजें दी जिनका विश्व आज तक यूनान के प्रति ऋणी है। मित्रों हमने पहले जो सबसे पहला काल पढ़ा उसमें भी यूनान की जो सभ्यता थी उसको क्रीट कहा गया, क्रीट या माइसेनियन कहा गया। क्रीट की जो सभ्यता थी मित्रों इसके दो प्रमुख केंद्र रहे। क्रीट की सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र रहे, कौन कौन से रहे मित्रों? दो केंद्र कौन कौन से थे? नेक्सोस, नक्सास और फास्टस। नक्सास और फास्टस, ये जो दो केंद्र थे यूनान की सभ्यता के, ये क्रीट सभ्यता के प्रमुख केंद्र, पहला और ये दूसरा। इस तरह मित्रों हम यूनान की सभ्यता के तीन काल के बारे में जानते हैं। अब हम जानते हैं होमर युग के बारे में। होमर युग
होमर युग क्या था मित्रों? 1200 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था उसको होमर युग कहा जाता है। इसको मित्रों वीरों का युग भी कहा जाता है। किसका युग कहा जाता है? वीरों का युग भी कहा जाता है। वीरों का युग भी कहा जाता है, क्योंकि मित्रों इस काल में क्या हुआ कि समाज जो है यूनान का वो 4 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित। मित्रों इससे यूनान की सभ्यता का जो अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।